नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सेहतनामा में, जहां पर बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में सर्जरी की दुनिया में कई प्रगति हुई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रोबोटिक सर्जरी या रोबोट असिस्टेड सर्जरी। यह अभूतपूर्व तकनीक जटिल जीआई सर्जरी के तरीके को फिर से परिभाषित कर रही है और जिससे मरीजों और सर्जन दोनों को कई लाभ मिल रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यह सबसे सटीकता प्रदान करता है। रोबोटिक भुजाओं में हमारे हाथ की तुलना में गति की ज्यादा सीमा होती है और जिससे सीमित जगहों में सावधानीपूर्ण तरीके से टांके लगाने की सुविधा मिलती है। यह विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी सर्जरी में फायदेमंद है, जहां पर संरचनाएं जटिल और नाजुक हो सकती हैं। तो आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रक्रियाओं के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी के विकास, लाभों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे ये किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौरव जोशी हैं, जो कि लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर गौरव जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका सर। गौरव जी, अब तक आवाज पहुंच रही मेरी? गौरव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यू आर ऑडिबल जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा आपके बारे में, अपने मेडिकल सफर की शुरुआत और अब तक की यात्रा के बारे में आप बताइए। आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही क्यों चुना? नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव जोशी, लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से आपका स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का। जैसा कि आपने पूछा मुझसे, मैं बताना चाहूँगा कि सन 2010 से 11 पे मैंने अपना MBBS ख़त्म किया सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर से। उसके बाद मैंने दिल्ली के एम्स से जनरल सर्जरी में MS की डिग्री प्राप्त की और 3 साल वहाँ पर बतौर सीनियर रेजिडेंट काम करने के बाद 2017 से 2020 तक मैंने अपनी MCH की सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त की। तो ये सफ़र बहुत शिक्षाजनक रहा, बहुत अनुभव प्राप्त हुआ 9 साल दिल्ली में रहने के बाद। फिर यहाँ पर मैं एज अ कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर DKS हॉस्पिटल रायपुर में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर बना। 2 साल वहाँ काम करने के बाद मैंने NHMMI हॉस्पिटल रायपुर को ज्वाइन किया एज अ लैप्रोस्कोपिक GI सर्जन। ओके डॉक्टर गौरव, जो कि आजकल एडवांस चीज़ें आ रही हैं, एडवांस मशीनें भी हैं और एडवांस काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है हेल्थ के क्षेत्र में भी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी यात्रा के बारे में बताया, थोड़ा आप ये भी बताइए कि आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही क्यों चुना? दरअसल मेरा इंटरेस्ट जो था, जो जनरल सर्जरी करने के दौरान पेट की सर्जरियों में बन गया। मतलब ये जो सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं। इसमें बुद्धि और स्किल दोनों का बराबर इस्तेमाल होता है। सोच, विचार, पढ़ाई, स्किल, ये सारा कुछ इस पेट में भरा पड़ा है। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और पहले मैंने ओपन सर्जरी सीखी, अच्छे रिजल्ट दिए। उसके बाद मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में महारत हासिल की। उसके बाद अब मैं रोबोटिक सर्जरी भी कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर गौरव, आप थोड़ा बताइए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के बारे में, क्या होती है ये, इनकी प्रमुख पहचान क्या होती है? जो आम दर्शकों को मैं समझाना चाहूँगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब होता है पेट से जुड़ा हुआ, आंत, आहार नली, इसके तंत्र को, इसके विज्ञान को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस कहते हैं। और इनकी जो शल्य प्रक्रिया, इनकी जो सर्जरीज होती है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी कहते हैं। तो
इससे जो हमारी आहार नली होती है, जो हम भोजन करते हैं, जो हमारी पाचन तंत्र होता है, जो जूस बनते हैं, वो सारा कुछ इसमें आता है। और इनमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी संक्रमण हो, तो ये सिम्टम्स के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन या एक मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ठीक करता है। ओके लेकिन डॉक्टर गौरव, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है ये भी आप बताइए, और जो ये पारंपरिक सर्जरी यानी और जो ओपन सर्जरी है उससे कैसे अलग होती है? देखिए, जो ओपन सर्जरीज होती हैं वह बड़े कट से होती हैं। मतलब इसमें आपका जो पेट होता है वह ऊपर से लेकर के नीचे तक उसे कट किया जाता है और इसमें घाव बड़ा बनता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और पेन भी ज़्यादा होता है। और जो कॉस्मेसिस बोले, मतलब जो दिखने में भी थोड़ा ख़राब ही लगता है। तो ये, लेकिन ये टाइम टेस्टेड है। जो शुरुआत हुई थी सर्जरी की, जो शल्य प्रक्रियाओं की जो शुरुआत हुई थी, वो ओपन सर्जरी के जरिए ही हुई थी। इसी ने इस विज्ञान को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसी से सीखा है। लेकिन जो एडवांसमेंट हुआ है उसमें ये हुआ कि अगर अपन बड़ा कट ना करके सिर्फ छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के 3-4 होल बना दे बॉडी में, तो उसके जरिए भी ये काम बड़ी सर्जरी की जा सकती है। तो यही एडवांसमेंट जो है वो लेप्रोस्कोपी के रूप में सामने आया जी। तो इससे हमें बेनिफिट ये है कि आप ये जो निशान होते हैं सर्जरी के, वो देखने में अच्छे लगते हैं, उसमें पेन कम होता है, खून बहना कम होता है और जो प्रिसीजन है वो इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि जो लेप्रोस्कोप होता है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, उसमें जो विजन होता है वो ओपन सर्जरी के मुकाबले बड़ा होता है और जो तकनीक है वो भी बेहतर है। यानी कि डॉक्टर गौरव, जहां पर समस्या है उसको देखकर, उसको जांचकर उसी जगह पर छोटा सा कट लगाया जाएगा और उसके बाद लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से वहां का इलाज होगा। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तो छोटा सा कट लगेगा, बड़े चीरे नहीं लगेंगे। जैसे ही छोटा सा कट लगेगा वहां पर इलाज करके उसको भर दिया जाएगा, मरीज बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकता है। ओपन सर्जरी में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक लग जाते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन, 4 दिन, इतनी जल्दी बहुत स्वस्थ हो सकता है मरीज। ये आपने बहुत सही उसको सिंप्लीफाई किया है, जो कि ब्लड लॉस कम है, पेन कम है और कॉस्मेसिस भी अच्छा है, दर्द भी कम है। तो इसके चलते जो है वो अपने वर्क में, अपने जॉब में जल्दी रिज्यूम करते हैं। मतलब 1 से 2 दिन में हम उनकी छुट्टी कर देते हैं, वो घर चले जाते हैं और विदिन अ वीक वो अपने जॉब को रिज्यूम कर लेते हैं। डॉक्टर गौरव, किन बीमारियों के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे ज्यादा की जा रही है? ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, एक तो है सबसे कॉमन सर्जरीज और दूसरी है कि जो सबसे ज़्यादा जिस सर्जरी को फ़ायदा हो रहा है लेप्रोस्कोपी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो सबसे कॉमन है, मतलब जो बीमारी सबसे कॉमन है वो स्टोन की होती है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, एज के साथ हर्निया का होना। तो ये सबसे कॉमनेस्ट सर्जरीज हैं, जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज हैं जो लेप्रोस्कोप द्वारा की जा रही हैं। लेकिन इन सिंपल सर्जरीज के अलावा जो मैं सर्जरीज कर रहा हूँ या हमारे डिपार्टमेंट में जो सर्जरीज हो रही हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो एडवांस लेप्रोस्कोपी होती है, उसमें हम आहार नली की सर्जरी, मतलब ईसोफेगस की सर्जरीज है ना, रेक्टम कोलॉन की सर्जरीज और स्प्लीन की सर्जरीज, या जो पेट के अंदर जो विभिन्न ऑर्गन हैं उनकी जो सर्जरीज हो रही है। इवन हम जो लेप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो भी, मतलब ये सारे फायदे हम लेप्रोस्कोपी के जरिए जटिल सर्जरीज में मरीजों को पहुंचा रहे हैं। तो आपका जो सवाल था, एक तो ये जो कॉमनेस्ट प्रोसीजर जो बहुत कॉमन हो रहा है, तो उसमें भी लेप्रोस्कोपी बढ़िया है, और जो सबसे जटिल है उसमें भी लेप्रोस्कोपी सबसे बढ़िया है। क्या डॉक्टर गौरव, ये जो कैंसर की बीमारियां होती हैं, क्या उसके लिए भी फायदेमंद हो सकती है ये सर्जरी? जी सर, पेट की किसी भी बीमारी के लिए जो लेप्रोस्कोपी है, अगर सर्जरीज हो पा रही हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है। जो बेनिफिट हमने पहले डिस्कस किए थे वो सारे उसमें भी मिलेंगे। हाँ। कैंसर की सर्जरीज में भी जो इंटेस्टाइन के कैंसर्स होते हैं, पेनक्रियास के कैंसर होते हैं, ईसोफेगस जो आहार नली के कैंसर होते हैं, ये कुछ ऐसे कैंसर है जिसमें लेप्रोस्कोपी ने मतलब साबित कर दिया है कि बड़ी से बड़ी सर्जरीज को आसानी से किया जाए और मरीजों को जल्दी घर भेजा जाए, उनका पेन कम किया जाए, ब्लीडिंग कम की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। डॉक्टर गौरव, अब हम बात करेंगे पेशेंट एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को लेकर कि मरीजों को इसको लेकर जागरूक होना जरूरी है। पेट से जुड़ी समस्याओं में लोग अक्सर देरी क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है?
इलाज करवाने में कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सबसे अहम बात जो आजकल की हो जा रही है वो हो रहा है कि अधूरा ज्ञान, क्या मीडिया से या इंटरनेट से जो आजकल मतलब ज्ञान की खान बन चुकी है, तो अलग अलग तरह का ज्ञान सभी को मिल रहा है। बट ये है कि किसी एक्सपर्ट से ज्ञान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेट का कोई भी सिम्टम हो, जैसे पेट में दर्द होना, जलन होना, खट्टी डकारे आना, इसको मामूली ना समझें, तुरंत ही एक डॉक्टर से सलाह लेना इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अपना सेल्फ ट्रीटमेंट दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग खुद से गैस की दवाई खा लेते हैं, खुद से पेन की दवाई खा लेते हैं, कई बार तो खुद से वो अपना इलाज भी कर लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है। तो एटलीस्ट एक बार घरेलू नुस्खे किसी एक्सपर्ट से मिलें, उसको डिस्कस करें। एक गोल्डन रूल मैं बताना चाहूँगा, हाँ एक गोल्डन रूल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी तकलीफ़ अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो कुछ ऐसी जैसे कि पेट में दर्द होना, खट्टी डकारे आना, जलन होना, वज़न का कम होना, भूख ना लगना, बुखार आना पेट के दर्द के साथ, डायरिया होना, दस्त होना, तो इन सब चीज़ें अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चलती हैं तो फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो मेडिकल साइंस है मतलब वो इंटरनेट से, गूगल से या किसी भी जगह से ज्ञान हासिल करने में नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल मतलब 14-15 साल जो हमने सीखा है काम करके, पढ़ाई करके, वो बहुत आसानी से आपको नहीं मिल पाएगा। और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसके स्पेसिफिक सॉल्यूशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर किसी एक्सपर्ट से मिलकर ही आपको क्लियर होगा। ओके। और हम बात कर लेते हैं डाइट की, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल लोग कुछ भी खा लेते हैं, लोगों के पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं डॉक्टर गौरव। तो ऐसे में कभी रात का खाना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, कभी शाम को खा लिया, कभी 12-1 बजे खा रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बिगड़ चुका है। और ऐसे में डाइट और लाइफस्टाइल का पेट की सेहत पर क्या असर पड़ता है? इसको सीधे शब्दों में मैं 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला ये कि पानी जो पीते हैं साफ़ हो, आरओ का हो, और वो नियमित रूप से पिएं, और नॉर्मल मौसम में 10 से 12 ग्लास पानी आप पिएं, प्यासा महसूस ना करें। पानी इतना पिएं कि जो यूरिन है, जो पेशाब है, जो यूरिन है, उसका कलर जो है वो पानी के जैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, येलो ना हो। तो ये पानी पीने से ये मामला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है नींद। अगर आप नाइट ड्यूटीज़ करते हैं तो आपको पेट का प्रॉब्लम बना रहेगा, तो कोशिश करिए कि नियमित रूप से 8 घंटा 7 घंटा तो सोना ही है। तो उसके लिए अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पूछा था मुझसे, जो डाइट है, तो आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है, ऑर्डर करके खाना चल रहा है, और लोगों के पास समय का अभाव है, तो अपन बाहर ही कुछ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। आप अगर कोशिश करें कि घर का बना हुआ साफ खाना खाएं, साफ भोजन करें, तो आप हेल्दी ज़्यादा रहेंगे। बाहर खाने में प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है कि जो मटेरियल है वो उम्दा नहीं होता, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। जो मास प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, उस पर वो क्वालिटी कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि वो पुराना भी होता है। तीसरा है कि जो उसमें ऑयल यूज़ होता है, जो बार बार फ्राई करके एक ऑयल यूज़ किया जाता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, उससे कैंसर की समस्याएं बन सकती हैं। तो इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में जो बाहर का खाना है वो थोड़ा सा कैंसर को भी प्रीडिस्पोज कर रहा है, और जो गट हेल्थ है, जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है, उसको भी अफेक्ट कर रहा है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका एक कोर्स कर लेना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो घर का बनाया हुआ दही भी खा सकते हैं, और उसको खाने में कोई बुराई नहीं है। आप रात में भी खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं। और एक पॉइंट है जिसमें आप अपने डाइट में आप फाइबर जरूर रखें। फाइबर मतलब जो चीज़ें पचती नहीं, जैसे फलादार सब्जियां, हरी सब्जियां, सैलड्स और एप्पल, फ्रूट्स, ये सारा कुछ खा के आपके डाइट में फाइबर जमा होता है। इससे मोशंस अच्छे होते हैं और आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है। ओके डॉक्टर गौरव, अब बात करेंगे एडवांस तकनीक क्वांटिटी की बात करें जी, तो जो खाना है, जी बताइए, जी बताइए बताइए जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि
हमें जो क्वांटिटी जो है खाने की वो भी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है मोटापा या ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। हर कोई जो है ओवरवेट होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि लाइफ में कंफर्टेबल हो गई है और हम एक जगह बैठकर काम करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी कैलोरीज कम खर्च होती हैं और हम मोटापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम एक नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, चाहे हम कितने भी बिजी हों, चाहे हमारी एज कुछ भी हो। हमें दिन में आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है वो हफ्ते में 3 दिन करें, 4 दिन करें, एटलीस्ट हफ्ते में पूरा हफ्ता मिला के वो 4 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। और दूसरा है कि जंक फूड से दूर रहें। अल्कोहल, शराब का सेवन मैं बिल्कुल भी बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार लेना भी वो गट की हेल्थ को ख़राब करता है जी। तो जो खाने का वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, उसको भी कम करें। भूख से थोड़ा कम खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। बहुत ज़्यादा घी, तेल और कार्ब से दूर रहें, मतलब बहुत शुगर से दूर रहें और कंट्रोल करके भोजन करें। ओके, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने डाइट को मेंटेन करें, कब क्या खाना है उस पर विशेष ध्यान दें। बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है, अगर ज़्यादातर संभव हो सके घर का ही खाना खाएं, जंक फूड से बचें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर डाइट लें और साथ ही धूम्रपान ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल प्रयोग ना करें। बढ़ते आगे बात करेंगे डॉक्टर गौरव आपसे एडवांस तकनीक के बारे में। आजकल की जो नई तकनीकें हैं उन तकनीकों ने इस क्षेत्र को कितना आसान और सुरक्षित बना दिया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसने डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट तक रेवोल्यूशन में एक क्रांति ला दी है। जो बीमारियां पहले नब्ज देखकर पहचानी जाती थी, आजकल वो पेट के अंदर झांक कर पता की जा सकती है। जो सोनोग्राफी होती है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो सीटी स्कैन होता है, जो एमआरआई होता है, जो पेट की ये पेट की बहुत सारी बीमारियों को क्लियर कर देते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में क्या एबनॉर्मलिटी वो सारी उसमें देखी जा सकती है 100% नहीं, कम से कम तो 90% प्रेसिजन के साथ में। दूसरा है जो एडवांसमेंट होता है वो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये वो जाँचें होती हैं जिसमें हम एक छोटा सा कैमरा पेट के अंदर डाल करके पूरे पेट को एग्जामिन कर सकते हैं, पूरी आंतों को देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों इन सब तकनीकों से इतनी बड़ी क्रांति आई है हेल्थ के क्षेत्र में कि कोई भी कैंसर, कोई भी बीमारी हम पहले पकड़ सकते हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में दवाइयाँ अच्छी आती जा रही हैं और सर्जरी के क्षेत्र में लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक सर्जरीज़, ये सारा कुछ बहुत प्रेसिजन के साथ में, छोटे से छेद के साथ में, छोटे से कट के साथ में जो लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिससे हम ब्लड लॉस को कम कर सकते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आसान होता जा रहा है आज के दौर में अच्छी सर्जरी करना, अच्छा इलाज करना, अच्छे डायग्नोसिस बनाना। ओके, डॉक्टर गौरव, क्या रोबोटिक सर्जरी का भविष्य फ्यूचर जीआई सर्जरी में दिखाई पड़ रहा है, दिखाई देता है क्या? रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छा क्रांति है मेडिकल के क्षेत्र में। इसके लेप्रोस्कोपी से कुछ अलग से फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको विज़न बहुत अच्छा मिलता है, डॉक्टर को बहुत जूम्ड विज़न होता है उसमें। जो पुराने सर्जन या जिनके हाथ कांपते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। रोबोट आपका सर्जरी करता सर्जन ही है, लेकिन जो है रोबोट उसमें आपको जो मूवमेंट को रोबोट ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक बहुत ही प्रेसिजन के साथ में सर्जरी की जा रही है। अभी एट प्रेजेंट इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उतना बेनिफिट हम अपने गरीब मरीजों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में जैसे चीज़ें सस्ती होंगी या इनका मास प्रोडक्शन होगा या इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, तो उसके साथ ये नई क्रांति हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती ही जाएगी। अभी हम अपने जो सर्जरीज करते हैं उसमें कुछ 20-30% ओपन सर्जरीज करते हैं, कुछ 60-70% हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं और 10 से 15% सर्जरीज हम रोबोटिक कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर गौरव, आम लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जीआई हेल्थ को लेकर? जीआई हेल्थ को लेकर के मैं जो हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं वही 4-5 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहला, पानी खूब पिएं, टाइम पे सोएं, धूम्रपान और अल्कोहल से, मदिरा से दूर रहें। ये 3 चीज़ें। साथ में अच्छा खाना, घर का बना हुआ पौष्टिक आहार लें, फाइबर्स लें डाइट में। और पेट की कोई भी समस्या हो, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी में खून आना या उल्टी होना या दस्त लगना या दर्द होना, अगर ये 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है
तो तुरंत ही एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जीआई सर्जन से ज़रूर मिलें। ओके। अपनी बीमारी को बढ़ा करके अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, एक एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। ओके। एक आखिरी सवाल, आप अपने आने वाले समय में अपने इस फील्ड में क्या बदलाव या सुधार लाना चाहते हैं? हम उस बदलाव के लिए अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। अपने अस्पताल में मैंने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी हैं, इसका लाभ हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। जहां तक हो सके हम कोशिश करते हैं कि हमारे मरीज़ों का जो कॉस्ट है उसको हम संभाल सकें और उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रदान कर सकें। और जब से मैं इस NHMMI हॉस्पिटल में आया हूँ, मैं अपने सपने को साकार कर पा रहा हूँ। और जो हमारी टीम है और जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारा ICU विभाग, हमारा एनेस्थीसिया विभाग, जो हमारे सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, सब में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो एक पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने के लिए प्रयासरत हैं। ओके। एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। आपका इतने साल का अनुभव है, आपने सर्जरी को किया है, तो किस तरह का फीडबैक देखने को मिलता है? अगर लोगों का इस तरह से इलाज हुआ है तो लोग क्या कहते हैं? अगर मैं अपने काम की बात करूं तो करीब ईश्वर के आशीर्वाद से, अच्छे काम, अच्छे सपोर्ट की वजह से, ICU सपोर्ट की वजह से जो 100% अच्छे रिजल्ट हैं और 100 में से 99 लोग जो हैं सेटिस्फाई रहते हैं। और जो पहले मिलते हैं ऑपरेशन के पहले, जो डरे हुए होते हैं, जो घबराते हैं, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि एक सर्जन की तरह से कि मैं उन्हें ऑप्शंस दूं लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक के, उन्हें फ़ायदे बताऊं और उसको करके दिखाऊं, जिससे कि उनका अनुभव अच्छा गुजरे अस्पताल में और वो खुश होके जाएं। ठीक है। तो ईश्वर के आशीर्वाद से अभी तक ये सब संपन्न रहा है और आगे भी हम अपने इस पे प्रयासरत रहेंगे। ओके। डॉक्टर गौरव, आपने हमसे बातचीत की, अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सेहत की बात डॉक्टर के साथ आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से फ़ायदेमंद है, बहुत कम समय में जो मरीज है वो रिकवर हो सकता है, किसी भी तरह की उससे परेशानी नहीं होगी। इसका फ्यूचर भी बताया, इसका आने वाले समय में क्या फ्यूचर रहने वाला है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।